4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 6 आम। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल 4G स्कूल की प्लेलिस्ट में भी 8वीं जमात की फोल्डर में से आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद इसके सवाल जवाब की वीडियो आएगी, उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। घर में इसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल लड़की का खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की कोई और औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बायस इसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 वर्षों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फिजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायतशार थे, मगर इस किफ़ायतशारी के बावजूद तनख्वाह में से 1 पैसा भी इनके पास ना बचता था। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। इन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे इसे दिली अकीदत थी, एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और डिप्टी साहब थे जो रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठरी में गुजार रहे थे। इनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज़ सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। इस अफसर को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। आम देने के बाद जब वो कोठरी से निकलता तो इसके चेहरे पर तमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक इसको मसरूर रखती थी। वो कमज़ोर ज़रूर था, 65 बरस की उम्र में कौन कमज़ोर नहीं हो जाता, मगर इसकी कमज़ोरी के बावजूद इसमें कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। ख़ास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतमाम से टोकरे खोले जाते थे, इनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ़ सुथरे आम नए टोकरों में गिनकर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर अपना इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस तरह हमने यहाँ तक अभी देखा है कि किस तरह से मुंशी करीम बख्श अपने अफसरान को खुश करने के लिए उन्हें हर साल आमों के टोकरे भेजा करता था, और उनमें भी इस तरह से भेजता था कि वो उसमें कोई गंदे आम ना हो, सड़े गले सब अलग करके बिल्कुल साफ़ सुथरे गिनकर अपने हाथों से वो उन टोकरों को पैक करता था। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बेटी और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब इनमें से कोई ये कहे बगैर ना रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाएं, तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घरों में आम के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को इसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्ला नीचा बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे ही रोज़ आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता था, खाला मैं घास लेने के लिए आया हूँ, कल खालू आमों के 2 टोकरे लाए थे, इनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा जिसने कई मुर्गियाँ पाल रखी थी, इसी रोज़ शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातों के बात कहा करती थी, पिछले बरस तुमने मुझे एक टोकरा दिया था, बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हस्बे मामूल इस दफ़ा भी आमों के 2 टोकरे और उनकी घास यूँ चली गई। गले सड़े दाने अलग किए गए, जो अच्छे थे इनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवाकर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे से पहले ये काम ख़त्म हो गया। चुनाचा 2 टोकरे गुस्ल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम ख़राब ना हो जाए। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से आम के टोकरे आने के बाद उसकी घास और टोकरों के लिए उनके पड़ोसी वहाँ पर आ जाते थे और फिर वो उनके सारे घास और टोकरे लेकर चले जाते थे। इधर से मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थी। वो गर्मियों में आमतौर पर गुस्ल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब के इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े थे। इसको गर्म कमरे में जो बिल्कुल तनूर बना हुआ था 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते, इसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था।
मगर वो इस तकलीफ़ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। खंदा पेशानी यानी आसानी के साथ। करीबन 5 घंटे तक एक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी इसे आराम नसीब ना होता। जून की गर्मी और ज़िद्दी किस्म की मक्खियाँ किसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुस्ल खाने में रखवाकर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखे झलते झलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसका सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे से कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि इसका दिल कमज़ोर था, मगर ऐसा ज़बरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में इसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। घबराकर इसने आवाज़ देकर अपनी बीवी को बुलाया। आवाज़ सुनकर इसकी बीवी और लड़की दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आईं। दोनों जानती थीं कि इसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फ़ौरन ही इसकी बेटी ने अब्दुल्ला नीचाबंद के लड़के को बुलाया और इससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों में ही करीम बख्श की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसका दिल बैठने लगा। बेखरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बेटी ने यह देखकर शोर बर्पा कर दिया, जिसके बाद आसपास के बहुत से लोग जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई कि इसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी ना हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर इसने अब्दुल्ला नीचाबंद को, जो इसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जे किया और डूबती हुई आवाज़ में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। इसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुई। रो रो कर इनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर ज़रूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर फिर इसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो। किसी से ना कहना कि ये आम हम बाज़ार से ख़रीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दीनानगर में हमारे बाग हैं। बस, और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब को ज़रूर इत्तला देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। इसकी मौत से छोटे जज साहब को लोगों ने मुतल्ला कर दिया, मगर वो चंद नागुज़ीर मजबूरियों के बाइस जनाजे में शामिल ना हो सके। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मुंशी करीम बख्श ने बाज़ार से आम खरीदे और उसे अपने बाग के आम बताकर लोगों को भेजा, ताकि लोगों के साथ उसका खुलूस का और मोहब्बत का रिश्ता बन सके। मुंशी करीम बख्श का यही मानना था कि तोहफे तहाइफ देने से इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, और इसी बात को उसने एक बहाना बनाया कि हमारे बाग के आम हैं, ताकि सामने वाले को ये एहसास ना हो कि वो ख़रीद कर उन्हें ये तोहफा दे रहा है। इस तरह हमने देखा कि आम के ज़रिए किस तरह से मुंशी करीम बख्श ने बड़े अफसरों के साथ अपने ताल्लुक़ात क़ायम किए और उनके दिल में अपनी मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। यहाँ ये सबक मुकम्मल होता है। आइए देखते हैं मानी व इशारात। ख़जाना वो सरकारी दफ्तर जहाँ हुकूमत का रुपया पैसा रखा जाता है। महाफिज दफ्तर, दफ्तर का निगरान। वज़ादार, अपने तौर तरीक़ों पर क़ायम रहने वाला, पाबंद वज़ा, अच्छी वज़ा का। शरीफ़ुत्तबा, शरीफ तबीयत वाला। हलीम, बुर्दबार, नरम दिल वाला। अफसरान बाला, आला अफसर। मुरब्बी, परवरिश या तरबियत करने वाला, सरपरस्त। तस्कीन, सुकून, इत्मीनान। चीख, बाँस की तीलियों का पर्दा। फिदुयाना, इनके सारी करने वालों की तरह। तोहफ़ा, मुराद बेहतरीन। बास, वजह। किफ़ायतशार, बचत करने वाला, कम खर्च करने वाला। मसरूर, खुश। नीचाबंद, हुक्का बनाने या तैयार करने वाला। नागुज़ीर, बेहद ज़रूरी, खंदा पेशानी यानी खुशी से। यहाँ ये सबक मुकम्मल होता है। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल जवाब हम बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल 4G स्कूल पर बने रहिए। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करते वक्त आपको 3 बेल नज़र आएंगी, जिसमें सबसे ऊपर की बेल ऑल पर प्रेस करें, तभी आपको हमारे अपलोड किए हुए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।